हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज आपके सामने आई हूँ क्लास 9 CBSE NCERT की बुक क्षितिज लेकर। पहले हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। यह है इसका पाठ्यक्रम। इसमें जो हमारी पहली कहानी है गद्य पाठ की, यह है प्रेमचंद की दो बैलों की कथा। तो ठीक है, तो जानेंगे बच्चे। कक्षा 9th है, क्षितिज गद्य खंड, चैप्टर है इसका वध। तो पहले देखेंगे हम लेखक परिचय। तो लेखक है हमारे प्रेमचंद जी, जिन्होंने लिखी है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन दो बैलों की कथा से पहले हम जानेंगे प्रेमचंद जी के बारे में कि जिन्होंने ये कथा लिखी है। तो इनका जो जन्म है कि इनका बेटा प्रेमचंद जी का बनारस के लम्हे नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। किनका? प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। जैसे आपके भी नाम होंगे, घर में कुछ और होते हैं और अपने स्कूल में कुछ और होते हैं। इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा जो हुई है BA तक। प्रेमचंद जी की BA तक इन्होंने शिक्षा की है। उसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखेंगे हम इनकी कहानियां। इनकी कहानियां जो है वो मानसरोवर के 8 अंकों में संकलित है। कुछ इनके प्रमुख उपन्यास हैं, देखिए सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है बच्चों, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। किनका किया है? तो हंस पत्रिका, जागरण और माधुरी। फिर इनकी मृत्यु हुई है 1936 में। तो देखिए, हमने मोटी मोटी सी बातें प्रेमचंद जी के बारे में जान ली है। इनका नाम था प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से हम जानते हैं। हमारे सिलेबस में इनकी कहानियां भी बहुत सारी हैं। और इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। BA तक इन्होंने शिक्षा की है। उसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी करी है। कुछ इनकी कहानियां यहाँ पर है, कुछ इनके प्रमुख उपन्यास है। अब इन्होंने जो एक कथा लिखी है दो बैलों की कथा, जो हमारे 9th क्लास की क्षितिज बुक में चैप्टर 1 में दी गई है। तो देखेंगे, पहले तो हम देख लेंगे मोटा मोटा पाठ का सार कि इसमें हो क्या। दो बैलों की कथा। दो बैल है हमारे हीरा और मोती। इनकी जो कथा है जो प्रेमचंद जी ने लिखी है के माध्यम से कृषक समाज क्या होता है? हमारे कृषक मतलब किसानी समाज, कि किसानी समाज में किस प्रकार पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन, कि जो हमारा किसानी समाज है, जो हमारे किसान लोग हैं, उनके जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके साथ उनकी कैसी भावनाएं जुड़ती हैं। जैसे आप लोगों ने भी कुछ सारे कुछ पेट पाल रखे होंगे, उनसे भी आपकी कुछ भावनाएं जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से जो हमारे किसान लोग रहते हैं, उनके जो भी पशु रहते हैं, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, जो भी हो, उनसे उनका भावनाएं जुड़ जाती है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। और इस कथा में देखेंगे हम, जो प्रेमचंद जी ने बताया कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिलती है। फिर हम देखेंगे आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना। इस पाठ में हम और जानेंगे प्रेमचंद जी के माध्यम से, दो बैलों की कथा के माध्यम से, कि किस तरीके से अगर हमारे अंदर आपसी भाईचारा है, अगर सद्भावना की भावना है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हम एक साथ रहकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये भी हमने जान लिया है। इनके जो लेखक जो है, इनके बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपने विस्तार से अपना पाठ। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? दो बैलों की कथा। तो बच्चों, जो हम आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, उसका सार क्या है ये भी हमने जान लिया कि हम जो कहानी पढ़ेंगे उससे हमारे किन किन नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी। और ये जिन्होंने लिखी है मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में भी हमने मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे कि जन्म 1880 बनारस के लम्ही गांव में, मूल नाम इनका धनपत राय था, BA तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी कर ली। ये इनकी कुछ कहानियां हैं, कुछ इनके प्रमुख उपन्यासकार। तो अब हम देखते हैं, ये बुक है हमारी क्षितिज। देखिए बच्चे, पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे अपनी बुक साथ लेकर बैठें। तो ये है
क्षितिज भाग 1 चैप्टर फर्स्ट है। इसमें 2 बैलों की कथा। तो बैलों के बारे में हम जानेंगे आज कि बैलों का कैसा स्वभाव होता है और क्या करते हैं बैल। देखिए बच्चे, पहले तो राइटर ने यहाँ बताया है जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। तो जानवरों में जो गधा जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन हम लोग मानते हैं। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सही सुनता ने उसे यह पदवी दी है। सही सुनता का मतलब है बेटा सहनशीलता। ठीक है, क्या है? सही सुनता, इसका क्या है? सहनशीलता। ठीक, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो सचमुच ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना ही हमने देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, गरीब यहाँ पर गधे को कहा गया है। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल होता है उछल कूद। तो देखिए यहाँ पर गधे के बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में जानवरों में गधा जो है सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। उसे कैसे भी खाने को दो, कैसा भी करो, कितना भी मारो, वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। क्या उसके इतने सीधेपन को बेवकूफ कहना सही है या गलत है? पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया होता है। विषाद नया शब्द आया बेटा, देखेंगे। विषाद क्या होता है? ये उदासी। ठीक, विषाद मतलब उदासी। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा ही पहुंच गए हैं, अपने आप ही उसमें पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर हमने कहीं नहीं देखा कि जो गधा जो है उसमें इतने सारे सद्गुण हैं, कैसे भी खाने को दो बेचारा चुपचाप खा लेता है, कितना ही कैसे भी रखो रह लेता है, मारो कभी पलट के जवाब नहीं देता। हाँ, बैसाख में एक आध बार वो उछलकूद कर लेता है। तो इतने गुणों को फिर भी हम उसको बेवकूफ या गधे या परले दर्जे का बेवकूफ उसको हम मानते हैं। तो लेखक कह रहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर हमने कहीं नहीं देखा जैसा कि आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब राइटर ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो भारतवासी काम के लिए या और किसी काम के लिए विदेश जाते हैं तो वहां उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो यहाँ पर अमेरिका के एक घटने के बारे में बताई जा रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते। कौन बेचारे? जो यहाँ के लोग वहां पर जाते हैं 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। कौन? जो यहाँ के लोग जो विदेशों में जाते हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। दूसरे के देश में भी कैसे ज्यादा लड़ाई कर सकते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, फिर भी वे बदनाम है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देना सीख जाते तो शायद, पेज पलटेंगे बेटा, पेज नंबर 6 पे आ गए हम, शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब सम्मानित कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसका अर्थ में हम गधे का उपयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा यह विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी है। बैल भी देखने को सामने आता है।
कभी कभी रीतियों अपनाकर असंतोष प्रकट भी कर देता, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। तो यहाँ राइटर ने क्या कहने की कोशिश करी है कि गधा, उसके साथ कैसा ही व्यवहार करो, कुछ भी खाने के दो, वो कभी भी रिप्लाई नहीं करता है। तो बैल, अब बैल जो है, लेकिन बैल हमें कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, कभी मरखने बैल भी देखने को मिलते हैं। बैल जो है कभी कभार अपना एग्रेसिव रूप भी दिखा देता, मतलब वो भी विद्रोह की भावना में आ जाता है, लेकिन गधे के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम गधे को ही ऊपर उसके मानेंगे। तो ये तो राइटर ने यहाँ पर बताई है कि जानवरों की कुछ कैसी स्थिति है आज हमारे समाज में। अब आते हैं हम यहाँ पे कहानी में। यहाँ कहानी में देखिए, झूरी काकी के दोनों बैलों के नाम थे, ठीक है। झूरी जो है, यहाँ भी एक पात्र आता है, नया पात्र, वो आता है झूरी, और इसके दो बैल हैं। क्या क्या बैल हैं? हीरा और मोती। देखिए जी, पूरी कहानी हमारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, ठीक है बच्चों। हीरा और मोती। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। किन दोनों में? हीरा और मोती में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। कौन सी भाषा में? मूक भाषा में। मूक भाषा कौन सी होती है? जिसे हम साइन लैंग्वेज भी कह देते हैं, जो इशारों की बातें होती हैं। हम और आप जो बोल रहे हैं ये हमारी मौखिक भाषा है, जो हम लिख रहे हैं वो हमारी लिखित भाषा है। लेकिन एक और तरीका है मूक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज हम कह देते हैं, इशारों में जो बातें करते हैं। तो वो जानवर जो होते हैं मूक भाषा में ही विचार विनिमय करते हैं। देखिए नया शब्द आया है, विचार विनिमय। विचार विनिमय, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है बेटा, विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि आप और हम बात करते हैं या दो जने आपस में बात करते हैं तो अपनी राज्य खुशी देते हैं, दूसरे की राज्य खुशी लेते हैं, इसी का मतलब होता है आदान प्रदान। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य एक सबसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, लेकिन आज तक भी वो इस बात का पता नहीं लगा पाया जो जीव जो है, जो हमारे जानवर जो है, वो आपस में कैसे बातें करते हैं। मतलब जो बातें कर रहे हैं तो उनका अर्थ क्या है, ये खाली पशु ही जानते हैं कि वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नाते से। विग्रह मतलब क्रोध के नाते से नहीं, विनोद मतलब खुशी के नाते से। भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। देखिए यहाँ क्या है, जिस तरीके से दो दोस्तों में जब गहरी दोस्ती हो जाती है तो उनमें आपस में मौज मस्ती हो जाती है, धोल धप्पा होता है। इसी तरीके से जब हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी तो वो भी आपस में धोल धप्पा कर लेते थे, मतलब उछल कूद थोड़ी बहुत कर लेते थे। जब वो दोनों झूरी, हीरा और मोती दोनों बैलों को हल या खेत में जोतता तो दोनों की यही चेष्टा रहती, यही मन रहता कि सबसे ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। हीरा सोचता था कि मेरी गर्दन पर आए, मोती सोचता था कि मेरी गर्दन पर आए। दिन भर के बाद दोपहर की संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। कौन? हीरा और मोती। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। नाद क्या है बेटा यहाँ पर?
नाद, नाद कहते हैं हम खोर, जहां पर जानवर खाना खाते हैं। तो देखिए इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब ये नाद में मुंह डालते तो एक साथ मुंह डालते, नाद से मुंह हटाते तो एक साथ मुंह हटाते। एक का खाना हो जाता तो दूसरा भी अपने आप हटा लेता। संयोग के बाद झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब दोनों जोड़े को, बैलों के दोनों जोड़े को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना बैलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए अब हमारे यहाँ पर एक और पात्र आ गया है, झूरी का जो साला है। झूरी का साला कौन है? गया, ये नाम है, एक सब्जेक्ट है। तो जब झूरी का साला आया दोनों बैलों को ले जाने, तो घर से, झूरी के घर से अपने घर तक ले जाने में उसके दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते। कौन तीनों? हीरा और मोती। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी मतलब आवाज दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। दोनों बैल अब ये आपस में सोच रहे हैं कि भगवान ने अगर हमें बोलने की शक्ति दी होती तो हम झूरी से पूछते कि तुम हम दोनों को क्यों भेज रहे हो? तुम्हें हमें और काम लेना था तो और काम ले लेते, कुछ करना था तो कुछ कह देते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मतलब तुम्हारी सेवा में ही मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेचा? कौन कह रहा है ऐसे? हीरा और मोती। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। कौन सा नया स्थान? झूरी का जो साला आया था गया, उसके घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। किसका? बैलों का। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने लग रहे थे। कौन लोग बेगाने लग रहे थे? गया के यहाँ के लोग। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों मतलब तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव से सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। जब गया के गांव में सोता पड़ गया मतलब सब सो गए रात को, तो दोनों ने झटके से अपने गले की रस्सी को तोड़ा और अपने गांव की तरफ वो चले गए। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों की इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके से रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाले सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब क्या है, बैल जो हैं गया के यहाँ से छुटकर टूटकर रस्सी तोड़कर वापिस झूरी के यहाँ आ गए हैं। अच्छा, झूरी की सुबह आंख खुली, प्रातःकाल मतलब बहुत सुबह आंख खुली, तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल उसके सामने चरनी पर ही खड़े थे। दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव लटका हुआ था। गराव क्या होता? गराव होता है वो बैलों की बांधने वाली रस्सी। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब उन्हें गुस्सा भी था, इस बात का गुस्सा था कि तुमने हमें क्यों बेच दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से गला लगा लिया और चुंबन मतलब वो अपने बैलों को चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब पहले भी ऐसे बैल भाग के आए हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग ही बात थी। गांव बाल सभा ने निश्चय किया। बाल सभा मतलब वहां जो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ इन्हें इनाम देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी।
सारे बच्चे अपने अब गाय के लिए, उन बैलों के लिए कोई कुछ ला रहा है और कोई कुछ ला रहा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से अकेले चला है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है ये तो। इसको प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। मतलब ऐसे बच्चों की बात काटने का किसी को भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम भी ना कर पाए और भाग गए। झूरी अपने बैलों पर अपेक्ष ना सुन समा, नमक हराम क्यों है? चारा वारा नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोब से कहा। कौन सी स्त्री ने? झूरी की पत्नी ने। तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर काम करते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, फिर चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भाग इसलिए है कि वे तुम जैसे बुद्धुओं के बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चौकर मिलती है। सूखे भूसे के सिवा इन्हें कुछ नहीं दूंगी अब खाने को। झूरी की स्त्री कह रही है। किसके लिए कह रही है? दो बैलों के लिए। वही हुआ, मंजूर को कड़ी तकलीफ दी गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली तो डाल दे, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब क्या है, पहले दिन जो बैल जो थे दोनों, वो गराव तोड़कर दोबारा झूरी के यहाँ आ गए हैं। तब दूसरे दिन जो गया जो था झूरी का साला, वो दोबारा कहाँ आया? झूरी के घर आया। क्या करने? बैलों को ले जाने। इस बार क्या करा है गया ने? दोनों बैलों को गाड़ी में लेकर गया है, क्योंकि पिछली बार दोनों बैलों ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। कौन? हीरा। हीरा ज्यादा थोड़ा सा सहनशील था, लेकिन मोती जो था वो ज्यादा गर्म दिमाग का था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। मतलब अब क्या है, गया ने शाम के टाइम जब दोनों बैलों को ले आया है तो और ज्यादा मोटी रस्सी से बांधा और दोनों को बहुत मार पड़ी। फिर वही सूखा भूसा डाला गया। अपने दोस्त बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। अब क्या है, गया ने फिर दोनों को सूखा भूसा डाला और जो उसके खुद के बैल थे उन्हें अच्छा खाने के लिए दिया, खली भी दी और चूनी भी दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। उसके टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। किसकी टिक्कार पर? झूरी की टिक्कार पर। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर से सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया। कौन? गया। किनको? दोनों बैलों को। पर दोनों ने पांव ना उठाया। मतलब जब गया ने दोनों बैलों को खेत में हल में जोतना चाहा तो दोनों बैलों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। वो पिटते रहे, गया उन्हें मारता रहा, वो पिटते रहे, लेकिन दोनों बिल्कुल भी आगे खेत जोतने के लिए नहीं चले। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर वो भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पर ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों ने हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक आध को गिरा दूंगा। हीरा थोड़े से ठंडे दिमाग का था और जो मोती जो था वो बहुत ही गर्म दिमाग का था। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठन रह गया।
आ पहुंचे और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया तो उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। हीरा और मोती के तेवर देखकर गया और उसके जो साथ जो लोग आए थे लाठी लेकर, उन्होंने समझ लिया कि इस वक्त इस बात को जाने देते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर इन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहा भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। भैरव गया का भाई है। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अब क्या है, जैसे शाम को दोनों बैल आए थक कर, और वहां अब भी इन्हें सूखा भूसा ही दिया गया। सब लोग भोजन कर रहे थे। फिर एक छोटी बच्ची अचानक वहां से आई, जो गया के भाई भैरव की लड़की थी और उसकी सौतेली माँ थी। अपनी माँ उसकी मर चुकी थी। सौतेली माँ उसके साथ ज्यादा मारपीट करती थी, इसलिए छोटी लड़की को दोनों बैलों के प्रति एक अजीब सी आत्मीयता, अपनापन सा हो गया। छोटी लड़की एक एक रोटी लेकर आई। दोनों को एक एक रोटी खिलाई, एक हीरा को, एक मोती को। उस एक एक रोटी में दोनों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन मन भर गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडा खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में क्रोध भरा हुआ था। वो जो दोनों बैल थे, पिटते थे, काम तो करते थे, कम खाते थे, सूखा भूसा मिलता था, लेकिन अपना काम करते जाते थे। लेकिन उनमें गुस्सा जो था उनका बढ़ता जा रहा था। किनका? 2 बैलों का। क्या नाम था? हीरा और मोती। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, क्या करते हो? एक आध को सींग पे उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती भी है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये दोनों हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं। दोबारा प्लान बना रहे हैं यहाँ से भागने का। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर उस रस्सी को मुंह में लेने की कोशिश कर रहे थे। सहसा घर का द्वार खुला और लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। कौन दोनों? हीरा और मोती। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इन दोनों की नाथों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिया। गराब क्या होता है? गराब होता है जिस रस्सी से वो दोनों बैल बांधे गए थे। पर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ठीक है बेटो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गए, पीछा किया और तेज हुए। गाय ने शोर मचाया, गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए जहां तक कि मार्ग का ज्ञान हो रहा था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना होगा। दोनों बैल भाग तो आए, लेकिन रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि इस बार तो वो गाड़ी में आए थे ना। हीरा ने कहा, मालूम होता है यह राह भूल गए। तुम भी बेहोशा भागे, बेतसाह भागे। उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े?
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं था। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे कि अब हीरा और मोती के साथ क्या होगा। अब तक हमने पढ़ा है कि गया 2 बार बैलों को ले गया है। एक बार वो पैदल ले गया था खींच के, दूसरी बार गाड़ी में लेके गया था। एक बार तो बैल भागकर जूहरी के पास पहुंच गए थे। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या इस बार भी दोनों बैल जूहरी के पास पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ओके बेटा।